हेलो बीएससी सेकेंड ईयर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज़ आशीष गिरी। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी के फोर्थ सेमेस्टर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है जीन टेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। स्टूडेंट, इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस कवर कर चुका हूं जो कि आपके एग्जाम पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल के अंदर जाएंगे आपको एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर। एग्जाम पेपर में 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में कई बार ये पूछा गया है, इसलिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कई बार 5 नंबर में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो 5 नंबर में अगर पूछा जाए तो डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। तो कौन सा डायग्राम बनाना पड़ेगा, कितना आपको लिखना है, वो सब मैं इस वीडियो के अंदर आपको गाइड करने वाला हूँ। स्टूडेंट, चैप्टर का नाम है क्लोनिंग वेक्टर और इससे पहले मैं काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्लोनिंग वेक्टर्स को कवर कर चुका हूँ। अभी तक हमने जितने भी क्लोनिंग वेक्टर्स को कवर किए उसमें हमने देखा कि उनकी जो कैरिंग कैपेसिटी है वो लगभग 30 से 40 या 50 किलो बेस पेयर के डीएनए की आप उसमें क्लोनिंग कर सकते हैं। लेकिन आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर, इसकी कैरिंग कैपेसिटी 100 से 300 किलो बेस पेयर के डीएनए की आप लोग आसानी से, जो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है या डिज़ायर जीन है, उसका आप लोग आसानी से क्लोनिंग कर सकते हैं, राइट। तो इसकी जो कैरिंग कैपेसिटी है वो लगभग 100 से 300 है, यानी कि बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से इसका जो इम्पोर्टेंस है जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर वो बहुत ही ज़्यादा है। तो हेडिंग डाल लीजिए बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर। यदि आप बीएससी के कॉन्सेप्ट को हिंदी में समझना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। चलिए स्टूडेंट, लिखेंगे इसके बारे में, नोट्स बनाइए। बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर्स शटल प्लाज्मिड वेक्टर हैं। सो गाइस, नाउ द क्वेश्चन इज अराइज कि इसको हम सटल वेक्टर क्यों कह रहे हैं, राइट। सटल प्लाज्मिड वेक्टर कहने का रीज़न इसलिए है क्योंकि इसके अंदर 2 ओआरआई साइट, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट प्रेजेंट रहती हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट ये 2-2 सेल के अंदर आसानी से, यानी 2 डिफरेंट सेल के अंदर भी ये सर्वाइव कर सकता है, सटल हो जाता है। इसीलिए इसे सटल प्लाज्मिड वेक्टर भी कहते हैं। जो बड़े आकार के यानी कि लॉन्ग साइज के फॉरेन डीएनए, यानी जो भी आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है, उसकी क्लोनिंग के लिए बनाए गए हैं। इनमें बैक्टीरियल ई कोलाई एफ फैक्टर का ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यानी ORI-S होता है। यानी कि यहाँ पर स्टूडेंट फंक्शनल फर्टिलिटी प्लाज्मिड का यूज़ किया गया है। बैक्टीरिया के अंदर जो एफ फैक्टर पाया जाता है उससे इसका ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो ORI-S होता है वो यूज़ किया गया है। यह वेक्टर के द्वारा प्रतिलिपियों यानी कॉपीज की संख्या, जो नंबर ऑफ कॉपीज होती हैं, उनको 1 या 2 तक सीमित रखता है। बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम प्रतिलिपियों यानी कि जो कॉपीज की कम संख्या के कारण मल्टीपल वेक्टर्स के विभिन्न डीएनए इंसर्ट में पुनर्योजन यानी कि रिकॉम्बिनेशन की संभावना बहुत कम हो जाती है। अब हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर के बारे में। तो पीबैक 108L प्रथम, ये जो है पहला बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर है। इसके बाद पीबेलोबैक 11 या इसके अलावा पीबैक E3.6 बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर है। वेक्टर पीबेलोबैक सेकेंड में 7.4 किलो बेस पेयर होता है, जो कि लेक जेड अल्फा कॉम्प्लीमेंटेशन के द्वारा रिकॉम्बिनेंट क्लोन्स का सिलेक्शन करता है, चयन करता है। इसमें निम्नलिखित मॉड्यूल्स होते हैं, यानी कि इसकी अगर स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें तो इसमें निम्नलिखित पार्ट्स होते हैं, जैसे कि ई कोलाई के F1 प्लाज्मिड से प्राप्त ORI-S ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यानी जो ई कोलाई बैक्टीरिया होता है उसके F1 प्लाज्मिड से प्राप्त जो ORI साइट होती है उसको हम यूज़ करते हैं। ORI साइट क्या है बेसिकली, ये जो है रेप्लिकेशन एक इनिशिएशन साइट होती है जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, राइट। रेप प्रोटीन को कोडित करने वाला रेप ई, जो कि रेप्लिकेशन के प्रारंभ के लिए यानी कि रेप्लिकेशन के इनिशिएशन के लिए इसमें ORI-S से जुड़ा रहता है, यहीं से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है, राइट। इसलिए इसे कहा जाता है रेप्लिकेशन इनिशिएटर प्रोटीन। इसके बाद स्टूडेंट नंबर 3 पर आप लोग देखेंगे तो इसमें क्लोरमफेनिकल रेजिस्टेंस यूज़ किया गया है, जो कि एक सिलेक्टेबल मार्कर का काम करता है। इससे आप लोग पहचान पाते हैं कि कौन सा रिकॉम्बिनेंट सेल है और कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल है, राइट। इसके बाद कोस एन लेमडा फेज कोस एस साइट इसमें यूज़ किया जाता है। लेक जेड जो बीटा ग्लाइकोसाइडेज जीन है और रेस्ट्रिक्शन साइट का कार्य करता है। नंबर 6 पॉइंट T7 जो बैक्टीरियोफेज से बनता है और T7 RNA पॉलीमरेज द्वारा संचालित प्रोमोटर है, राइट। 7 पॉइंट नोट डाउन करेंगे। sp6 जो बैक्टीरियोफेज sp6 पॉलीमरेज का संचालित प्रोमोटर है। 8 पॉइंट में आप लोग लिखेंगे इसमें कुछ जीन सेगमेंट प्रेजेंट रहते हैं, राइट, जो कि पार्टीशन में या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करते हैं। पार ए, पार बी, पार सी, जो कि सेल डिवीजन के समय एफ प्लाज्मिड को विभाजित करते हैं। जिस समय कोशिका विभाजित हो रही होती है उस समय प्लाज्मिड का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन या पार्टीशन के लिए
ये हेल्प करते हैं। नंबर 9 स्ट्रक्चर LOXP जो कि रिकॉम्बिनेशंस के लिए फेज P1 जीनोम पर स्थित होता है। अब आप लोग हेडिंग डाल लीजिए स्टूडेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर। निम्नलिखित विशेषताओं के कारण बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर सर्वाधिक लोकप्रिय क्लोनिंग वेक्टर है, यानी कि बहुत ज़्यादा फेमस है जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर। नंबर फर्स्ट पर यानी बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर्स 300 किलो बेस पेयर आकार तक के डीएनए इंसर्ट को क्लोन कर सकते हैं। यानी कि अगर आप लोग इन वेक्टर के अंदर 300 किलो बेस पेयर के जीन ऑफ इंटरेस्ट अगर आप लोग ऐड करते हैं या डीएनए इंसर्ट करते हैं तो इसको आसानी से क्लोन कर सकते हैं। नंबर सेकंड पॉइंट, ये काफ़ी स्थायी होते हैं, काफ़ी स्टेबल होते हैं तथा इनका जो प्रयोग है वो सुगमता से काफ़ी आसानी से किया जा सकता है। नंबर थर्ड पॉइंट, रिकॉम्बिनेशन के द्वारा क्लोन डीएनए में विविधता से होने वाला काइमेरिज्म विकसित नहीं होता। नंबर 4 पॉइंट, प्रत्येक होस्ट सेल में बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर्स की संख्या सीमित होने के कारण डीएनए इंसर्ट अपने वास्तविक रूप से बने रहते हैं। यह क्लोन हुए जीन्स के प्रति चयन को भी रोकते हैं। नंबर 5 पॉइंट, जीनोम्स की विश्लेषण में बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है, यानी कि सबसे ज़्यादा इसका जो यूज़ किया जाता है वो जीनोम के एनालिसिस में यूज़ किया जाता है। बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर्स के लिए पोषक के रूप में यानी कि होस्ट के रूप में ई कोलाई में एक म्यूटेंट स्ट्रेन का प्रयोग किया जाता है जिसमें सामान्य रेस्ट्रिक्शन एवं मॉडिफिकेशन साइट्स का अभाव होता है। तो यदि मैं आपसे बोलूं कि इसमें कौन कौन से ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बेसिक पॉइंट है जो आपको याद रखना चाहिए, एक तो है इसकी कैरिंग कैपेसिटी जो है 100 से 300 किलो बेस पेयर लेंथ के डीएनए को आसानी से जो कॉपी कर लेता है, इसकी क्लोन बना लेता है। इसके बाद ये जो है स्मॉल साइज का होता है, ये जो खुद जो है ये स्मॉल साइज का होता है। इसके बाद आपको यहाँ पर ध्यान रखना है इसमें 2 ORI साइट इसमें प्रेजेंट रहती है। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखने चाहिए। डायग्राम के रूप में आप लोग डायग्राम ये बना सकते हैं, यदि आपके एग्जाम पेपर में 5 नंबर में पूछा जाए तो आप लोग ये डायग्राम बना सकते हैं। ये बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर का जेनेटिक मैप है, राइट। यदि 2 नंबर में आपसे पूछा जाए तो 2 नंबर में आपको बस इसके जो नॉर्मल कैरेक्टर्स हैं या इसकी स्ट्रक्चर है उसके बारे में ही लिखना है। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपको इसी तरह की और भी वीडियोस चाहिए तो। अगर आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्रॉब्लम होती है समझने में तो ध्यान रखना आपको डीएनए की स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए, उसका रेप्लिकेशन का पता होना चाहिए। डीएनए से रिलेटेड इसमें छेड़खानी होती है तो उसके बारे में आपको जो बेसिक नॉलेज है वो ज़रूर होना चाहिए, तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।